है। अब बॉयलर का क्लासिफिकेशन जब हम लोग करते हैं, बॉयलर का व्हेन बॉयलर इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द बॉयलर प्रेशर। When boiler is classified based on the boiler pressure, तो हमारे मन में आता है तीन टाइप का, एक लो प्रेशर बॉयलर, एक मीडियम प्रेशर बॉयलर, एक हाई प्रेशर बॉयलर। तो स्टार्ट करते हैं लो प्रेशर बॉयलर और हाई प्रेशर बॉयलर से। जब प्रेशर बॉयलर के अंदर जब प्रेशर रेंज जो होगा वो लेस देन 10 बार अगर होता है, लेस देन 10 बार, याद रखना बॉयलर की अगर बॉयलर जो है अगर वो लेस देन 10 बार के ऊपर काम करता है, if the boiler working condition is, if the pressure inside the boiler is less than 10 bar, then it is called low pressure boiler. If the pressure inside the boiler is greater than 25 bar, then it is called high pressure boiler. In between there is a medium pressure boiler which works under the pressure of 10 to 25 bar. यहाँ पे मीडियम प्रेशर बार आया, जो मीडियम प्रेशर बॉयलर आया जो 10 to 25 बार पे वर्क कर रहा होता है। लो प्रेशर बॉयलर वर्क्स एट 3.5 बार टू 10 बार। मीडियम प्रेशर बॉयलर वर्क्स एट 10 to 25 बार एंड हाई प्रेशर बॉयलर वर्क्स ग्रेटर देन 25 बार। जब हम लोग बात करते हैं लो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर बेस्ड ऑन लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर एंड हाई प्रेशर, बेस्ड ऑन लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर एंड हाई प्रेशर, तो हमारे मन में आता है कि इसको कैसे क्लासिफाई करें। यहाँ पे आप लोग बहुत सारे कंफ्यूजन होने लगेगा, फिर ध्यान देना इस बात के ऊपर फोकस करना, बहुत ही आसान से क्लासिफाई हो जाएगा। हम लोग अभी तक जाने फायर ट्यूब बॉयलर में और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्यूब बॉयलर में। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्यूब बॉयलर में आप लोग के मन में बैठ गया होगा कि लैंकाशायर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर और बैबकॉक, लैंकाशायर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर और बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर, ये तीनों बॉयलर था मेरा कौन सा, ये तीनों बॉयलर था हॉरिजॉन्टल बॉयलर। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टिकल बॉयलर। तो कॉकरैन बॉयलर जो था वो वर्टिकल बॉयलर था, कॉकरैन बॉयलर जो था वो वर्टिकल बॉयलर था। अब यहाँ पे देखो जो लैंकाशायर लोकोमोटिव जो है, लैंकाशायर एंड लोकोमोटिव जो है वो मीडियम रेंज में चला गया। ठीक है, लैंकाशायर और लोकोमोटिव जो है मीडियम रेंज में चला गया। बैबकॉक एंड विल्कॉक्स जो है वो हाई रेंज पे चला गया और कॉकरैन जो है वो एकदम लो रेंज पे चला गया। अब आसान हो गया क्लासिफिकेशन यहाँ पे कि कैसे हम क्लासिफाई करेंगे लैंकाशायर एंड लोकोमोटिव। लैंकाशायर जो एंड लोकोमोटिव जो हॉरिजॉन्टल बॉयलर था वो मीडियम प्रेशर में चला गया। बैबकॉक एंड विल्कॉक्स जो वो भी हॉरिजॉन्टल बॉयलर था, लेकिन वो भी क्या हो गया, वो हाई प्रेशर में चला गया। तो ध्यान देने वाला ये बात है कि जितना भी जो भी बॉयलर 10 ग्रेटर देन 10 बार के ऊपर वर्क कर रहा है, जो भी बॉयलर ग्रेटर देन 10 बार के ऊपर वर्क कर रहा है वो इस रेंज पे आ रहा है, मीडियम प्रेशर और हाई प्रेशर। तो लैंकाशायर लोकोमोटिव ऑफ बैबकॉक एंड विल्कॉक्स, तो ये यहाँ पे आ गया मीडियम प्रेशर और हाई प्रेशर में क्लासिफाई हो गया। लेकिन लो प्रेशर में कौन सा हो गया, कॉकरैन बॉयलर ओनली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली कौन सा बॉयलर कैटेगराइज होगा यहां से हम लोग को पता चला। When we discuss about the types of boiler according to the fuel types, when the boiler is classified as per the fuel types,
then there is no general criteria that this Lancashire boiler can be called as a solid type fuel gases boiler, or the Lancashire boiler can be called as liquid type fuel gases boiler. या इसमें कोई कैटेगराइज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ बॉयलर में अगर हम लोग सॉलिड फ्यूल यूज कर रहे हैं तो उसको जनरली हम लोग कहते हैं सॉलिड टाइप फ्यूल बॉयलर। अगर बॉयलर में हम लोग सॉलिड फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, सॉलिड फ्यूल्स लाइक कोल को हम लोग जनरली सॉलिड फ्यूल कहते हैं, कोल को जनरली हम लोग सॉलिड फ्यूल कहते हैं। ये पावर प्लांट में काम आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में। न्यूक्लियर प्लांट में क्या करते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग जब जाते हैं तो यूरेनियम के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यूरेनियम के इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर एनर्जी में, तो ये न्यूक्लियर जो हो गया वो न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूल बॉयलर हो जाएगा। अगर हम लोग लिक्विड फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं बर्न करने में, तो हम लोग कहते हैं लिक्विड फ्यूल्स वहां पे इस्तेमाल हो रहा है और वो लिक्विड टाइप फ्यूल बॉयलर हो जाता है। अगर हम लोग गैसियस का इस्तेमाल करते हैं तो वो गैसियस टाइप फ्यूल बॉयलर हो जाएगा। और या फिर अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्यूल टाइप बॉयलर। इसमें कोई कैटेगराइज नहीं होगा कि लैंकाशायर जो है वो सॉलिड टाइप बॉयलर हुआ या लैंकाशायर लिक्विड टाइप हुआ। इसमें हम लोग फ्यूल इंडिपेंडेंट है, कोई भी हम लोग फ्यूल यूज कर सकते हैं। आजकल कोल का जो है, सिंस कोल जो है वो रेन्यूएबल नहीं, मतलब वो रेन्यूएबल नहीं है, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तो हम लोग मिनिमम चांसेस रखते हैं कि कोल का कम इस्तेमाल करें। तो इसी कारण है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी में जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। अब हम लोग बात आता है कि बॉयलर का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंगल ट्यूब एंड मल्टी ट्यूब, ठीक है, बेस्ड ऑन द ट्यूब्स। तो अगर बॉयलर के अंदर एक ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, इफ द बॉयलर इज हैविंग ओनली अ सिंगल ट्यूब, इफ द बॉयलर इज हैविंग ओनली अ सिंगल ट्यूब देन इट इज कॉल्ड सिंगल ट्यूब बॉयलर। अगर बॉयलर में सिर्फ एक ही ट्यूब है तो उसको सिंगल ट्यूब बॉयलर कहते हैं। और वो कौन सा बॉयलर होता है, ये नया टर्म आप लोग देखो, कॉर्निस बॉयलर। और वर्टिकल बॉयलर जितना आएगा वो वर्टिकल, इतना समझ लो, वर्टिकल बॉयलर जितना भी होगा वो सिंगल ट्यूब पे काम करेगा, ठीक है। मल्टी ट्यूब में कौन हो गया, जो शुरुआत में आप लोग को देखे थे हॉरिजॉन्टल के केस में, वो मल्टीपल ट्यूब बॉयलर हो गया। जो शुरुआत में एकदम देखे थे, शुरुआत में हम लोग क्या देखे थे, लैंकाशायर, लोकोमोटिव एंड बैबकॉक एंड विलकॉक्स। तो बहुत ही आसान हो गया यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। अब बॉयलर को एक लास्ट है, ये लास्ट क्लासिफिकेशन है जो बहुत ही आसान है। और ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द बॉयलर, मींस बॉयलर को हम लोग क्या मूव करवा सकेंगे या बॉयलर को हम लोग नहीं करवा सकेंगे। अगर नहीं करवा पाएंगे तो उसको कहते हैं दैट टाइप ऑफ बॉयलर इज कॉल्ड एज स्टेशनरी बॉयलर। इफ वी एबल टू मूव द बॉयलर देन इट इज कॉल्ड एज पोर्टेबल बॉयलर। इफ वी ट्रांसपोर्ट द बॉयलर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर then it is called as the portable boiler, otherwise it is called as a stationary boiler। मैरिन बॉयलर हो गया जो हम लोग मैरिन शिप्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग को ज्यादा जानना जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। ये दो के ऊपर फोकस करते हैं, तो स्टेशनरी बॉयलर एंड पोर्टेबल बॉयलर। तो स्टेशनरी बॉयलर कौन सा हो गया, जो लैंकाशायर बॉयलर, बैबकॉक बॉयलर एंड विलकॉक्स। लोकोमोटिव बॉयलर, पोर्टेबल, यहाँ से आप लोगों को क्लासिफिकेशन देखो बहुत ही आसान है, आप लोग को कंफ्यूज मत ना होना। लोकोमोटिव इंजन्स, जब हम लोग काम बात करते थे लोकोमोटिव इंजन्स का, तो लोकोमोटिव इंजन्स में क्या होता था कि याद करो, जो बहुत पहले जब रेलवे आया था इंडिया में, जब रेलवे का ये हुआ था, आया था, तो क्या हुआ था कि वो लोकोमोटिव इंजन्स के ऊपर वर्क करती थी, ठीक है। वो वर्क करती थी लोकोमोटिव इंजन्स के ऊपर, मींस वो स्टीम इंजन्स था, जितना भी रेलवे था, रेल इंजन्स था, वो स्टीम इंजन्स के ऊपर वर्क करता था। तो पुराना जमाना का मूवी भी आप लोग देखोगे तो पता चल जाएगा कि रेल जो है, इवन आज के डेट में ये जो स्टीम इंजन कहाँ पे यूज होता है, दार्जिलिंग साइड आप लोग जाओगे, आप लोग अगर दार्जिलिंग साइड जाते हो तो वहां पे आप लोग को ये इंजन देखने को मिल जाएगा, लोकोमोटिव इंजन देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है लोकोमोटिव इंजन्स, ये पोर्टेबल टाइप होता है, मतलब उससे क्या होता है कि हम लोग एक प्लेस से दूसरा प्लेस ट्रेवल कर पाते हैं, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसको जनरली पोर्टेबल टाइप कहते हैं।
सिर्फ वही है जो पोर्टेबल टाइप है, अदरवाइज अदर टाइप ऑफ बॉयलर इज नॉट पोर्टेबल। समझ में आया सभी को? ठीक है, और समझ में आया तो ये क्लासिफिकेशन, बॉयलर क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। बॉयलर क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म होता है और स्टार्ट होता है फैक्टर्स डेट अफेक्टिंग द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द बॉयलर। फैक्टर, जो फैक्टर कौन सी फैक्टर है जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, बॉयलर के सिलेक्शन क्राइटेरिया को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, कौन सी वो फैक्टर है जो बॉयलर के ये को अफेक्ट कर सकती है, सिलेक्शन क्राइटेरिया को अफेक्ट कर सकती है। तो पहला फैक्टर होता है साइज ऑफ द ड्रम। ठीक है, पहला फैक्टर हुआ साइज ऑफ द ड्रम, डायमीटर एंड लेंथ। साइज ऑफ द ड्रम मतलब अगर हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ द ड्रम, तो क्या होता है कि बॉयलर कितना साइज है, वो छोटा है या बड़ा है, बॉयलर छोटा है या बॉयलर बड़ा है, तो वो वेरी करता है। ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोग कहते हैं कि वो लो प्रेशर बॉयलर है या हाई प्रेशर, वर्किंग प्रेशर उसका कौन से प्रेशर। मान लो कि अगर छोटी सी कंपनी है तो वो क्या सोच रही है, वो लो प्रेशर बॉयलर के ऊपर वर्क कर रही है, या फिर अगर हम लोग को हाई इक्विपमेंट हाई एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो वो हाई प्रेशर बॉयलर के ऊपर वर्क करेंगे। तो आया बॉयलर का ड्रम का लेंथ, वो कितना लेंथ का है, छोटा बॉयलर है या बड़ा बॉयलर है, कितना लेंथ का है, तो ये बात आया लेंथ का यहाँ पे बात। इसके बाद डायमीटर का बात आएगा, तो ये कितना डायमीटर होगा इसका, इस बॉयलर का डायमीटर कितना है, ये भी एक इंडिपेंडेंट, ये भी एक फैक्टर रोल प्ले करता है, इसका डायमीटर। ठीक है, इसका एक डायमीटर भी एक रोल प्ले करता है। तो पहला हो गया अब फैक्टर्स डेट अफेक्टिंग द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ अ बॉयलर इज, पहला हो गया ड्रम का साइज, क्या साइज है, क्या लेंथ है, क्या डायमीटर है। सेकेंड हो गया रेट ऑफ स्टीम जनरेशन, रेट ऑफ स्टीम जनरेशन केजी पर हार, एक घंटे में कितना एनर्जी, कितना स्टीम जनरेट होता है। तो एक घंटे में हम लोग चेक करते हैं कि एक केजी, एक घंटे में 1 kg स्टीम जनरेट हुआ या 2 kg स्टीम जनरेट हुआ या 3 kg स्टीम जनरेट हुआ या 1000 kg स्टीम जनरेट हुआ, तो डिपेंडिंग ऑन द जनरेशन ऑफ स्टीम। ठीक है, तो रेट ऑफ स्टीम जनरेशन बॉयलर का सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ये बेस्ड ऑन द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन। तीसरा एक होता है मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो हीटिंग सरफेस, जो स्क्वायर मीटर्स में हम लोग कहें तो हीटिंग सरफेस, बॉयलर का हीटिंग सरफेस एरिया कितना है। ठीक है, और वो मल्टी ट्यूब्स है या नहीं, सिंगल ट्यूब है या मल्टी ट्यूब है, जैसे कि बात में इससे पहले बताया था मल्टी ट्यूब बॉयलर और सिंगल ट्यूब बॉयलर। तो अब टाइप ऑफ बॉयलर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर का रोल प्ले करता है, लाइक लैंकाशायर का इस्तेमाल कर रहे हो या लोकोमोटिव्स का अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो किस पर्पज़ के लिए, ट्रांसपोर्ट के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें या फिर अदर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें। और बॉयलर का मैन्युफैक्चरर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम लोग बॉयलर का मैन्युफैक्चरर सपोज करो कि लोकल मार्केट से, जनरली बॉयलर एक ऐसा चीज़ है कि हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर बॉयलर का सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं देखें, अगर हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस पे ध्यान नहीं दें तो सेफ्टी प्रिकॉशंस पे ध्यान नहीं दें तो लाइफ से, किसी का लाइफ से खिलवाड़ यहाँ पे हो सकता है, किसी का लाइफ जा सकता है, किसी का डेथ हो सकता है क्या। ठीक है, तो ये सेफ्टी प्रिकॉशंस हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है, यहाँ पे हम लोग को सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना ही पड़ता है। अदरवाइज अगर हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आता है कि मैन्युफैक्चरर का डिटेल्स, अगर मैन्युफैक्चरर बॉयलर का कौन मैन्युफैक्चरर है, लोकल मार्केट से खरीदेंगे तो क्या होगा कि बॉयलर का बर्स्ट होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। मैन्युफैक्चरर अगर अच्छा मैन्युफैक्चरर है, मार्केट में उसका अच्छा नाम है, तो हम लोग उस मैन्युफैक्चरर के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो बात आया मैन्युफैक्चरर और बॉयलर। उसके बाद आता है उसका इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बॉयलर का जो हम बैठाएंगे कहीं पे, अगर मान लो कि हम लोग प्लांट खोल रहे हैं वहाँ पे हम लोग बॉयलर अगर बैठाते हैं तो उसका इनिशियल कॉस्ट कितना जाता है, ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है।
अब बॉयलर से स्टीम का क्वालिटी, जो अगर हम लोग रेट ऑफ स्टीम यहाँ पे ध्यान दे रहे होते हैं, तो स्टीम का क्वालिटी कैसा है, घटिया सा है या अच्छा सा है, तो ये हम लोग देखते हैं। जनरली हम लोग इसके ऊपर भी फोकस करते हैं, स्टीम का क्वालिटी के ऊपर। और इंस्पेक्शन फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को मेन होल्स के बारे में शुरुआत में एकदम बताया था, बॉयलर के बारे में जब इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो मेन होल्स और फर्नेस के बारे में बताया था। तो मेन होल्स अगर वो क्या हुआ कि इंस्पेक्शन फैसिलिटी हुआ, अगर इंस्पेक्शन फैसिलिटी ही नहीं है उसमें, तो क्या हो रहा है कि हम लोग टाइम टू टाइम उसको मेंटेनेंस में नहीं डाल पाएंगे, मेंटेनेंस में नहीं ले जाएंगे, तो क्या होगा, बॉयलर सही नहीं बैठेगा। अब बॉयलर से रिलेटेड ये वीडियो देख लो, उसके बाद मैं आगे सब मूव करता हूँ।